हेलो, जय हिंद। मैं नीतीश कुमार चंपारण की धरती से आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद। बिहार बोर्ड एनसीईआरटी मैथ्स का 10 का क्लास 10 का हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 10th का एक चैप्टर है बहुपद। हालांकि हम लोग सब चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन हम बहुपद से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होगा। क्या होगा? इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुपद आप लोग क्या पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं ना। ठीक उसी से रिलेट करके हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं, इसीलिए मैं बहुपद स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या होता है बहुपद। क्या है बहुपद? एक चैप्टर है बहुपद, और आखिर में बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो आपने बीज गणित में पढ़ा होगा x² + 2x + 5 होता है ना जी। अर्थात x और y से, y के और अचर से, कहने का मतलब चर और अचर की कॉम्बिनेशन से जो बनेगा पद वही बहुपद कहलाता है। अब सवाल उठता है कि चर और अचर क्या होता है। ठीक है, अब सवाल उठता है चर और अचर क्या होता है। देखिए, चर का मतलब ये होता है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। क्या कहलाता है? चर कहलाता है। जिसका मान हमेशा बदलता रहता है क्या कहलाता है? चर। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अब कैसे समझेंगे कि इसका मान बदलता रहता है। आखिर में कैसे समझेंगे कि इसका मान बदलता रहता है। जैसे कि मान लीजिए अगर x² - 2x + 5 दिया है, ठीक है, x² - 2x + 5 दिया है, तो इसके जगह पर हम z² - 2z + 5 लिख सकते हैं। इसके जगह पर हम y² - 2y + 5 लिख सकते हैं। मान में कभी बदलाव नहीं आएगा, और प्रश्न कोई खड़ा नहीं कर सकता है कि x² - 2x + 5 की जगह पर y² - 2y + 5 लिखेंगे तो गलत होगा। नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि x और y z जो लिया जाता है ये चर मान होता है, क्योंकि इसका मान क्या होता है? बदलता रहता है। लेकिन अचर मान क्या होता है? अचर मान वह होता है वैसी वैल्यू जिसका मान हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, वो कभी भी बदलेगा नहीं। कैसे समझेंगे कि नहीं बदलता है? जैसे मान लीजिए 5 लिखे, 5 एक प्रकार का कांस्टेंट वैल्यू है, अर्थात अचर मान है। अब कैसे? क्योंकि अगर 5 लिखा है तो धरती के किसी भी कोना में चल जाएंगे, 5 का 5 ही पढ़ेंगे। अब 5 के बदले हम 4 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, 5 का मतलब 5 ही होता है, 4 नहीं लिख सकते हैं। जिस तरह हम x के जगह पर हम y लिख कर भी काम चला लिए तो काम चल गया, लेकिन 5 की जगह पर 4 लिख कर नहीं काम चला सकते हैं। 5 को 5 ही लिखना पड़ेगा। इसलिए जिसका मान हमेशा स्थिर है वो अचर होता है, और जिसका मान समय समय पर जगह जगह पर बदलता रहता है या अपने इच्छा अनुसार बदल सकते हैं वो क्या कहलाता है? चर मान कहलाता है। जब चर और अचर के मिलने से जो पद का निर्माण होता है उसे ही बहुपद कहा जाता है। बहु का मतलब होता है अनेक, और पद का मतलब होता है टर्म। कई पदों को मिलाकर बहुपद बनता है। और पद किससे बनता है? चर और अचर के मान से। ठीक है, तो आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं बहुपद, ऐसा बात नहीं है, तो उसी से हम रिलेट करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि बहुपद चर और अचर के मिलने से बनता है। जैसे मान लीजिए 5 क्या है? अचर है। 5 क्या है? अचर है, और इसी में हम x लगा देते हैं, तो ये हो गया 5x। अब अगर 5x हो गया तो ये हो गया बहुपद। अब कहेगा बहुपद तो इसे देखे नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें चर और अचर का मान है। अब सवाल उठता है कि एक पद है इसलिए एक पद कहलाएगा, जिसमें 2 पद रहेगा वो द्विपद कहलाएगा, जिसमें 3 पद रहेगा वो त्रिपद कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, सुनिए, कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी पदों के समूह जिसमें चर और अचर का मान सम्मिलित रहता है बहुपद कहलाता है। और बहुपद मुख्य रूप से आप लोगों की क्लास में 3 प्रकार के होते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। मतलब ये हुआ कि जितने बहुपद रहेगा उतने ही बहुपद का नाम रखा जाएगा। जैसे एक बहुपद में x² है तो एक बहुपद है, x² + 2x है, 2 है, x² + 2x + c है, तो एक बहुपद है। तो एक पदी, इसे क्या बोलते हैं? एक पदी। 9th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे एक पदी। क्यों? क्योंकि इसमें एक पद है, इसमें 2 पद है, इसलिए इसे द्विपदी बोलते हैं, द्विपदी भी बोलते हैं। और इसमें 3 पद है इसलिए त्रिपदी बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस बहुपद में एक पद हो एक पदी, जिस बहुपद में 2 पद हो द्विपदी, और जिस बहुपद में 3 पद हो त्रिपदी। अब कहेगा जिस पद में 4 पद हो तो चतुर्पदी, लेकिन वहाँ तक हम लोग नहीं जाएंगे।
ठीक, देखिए जिस प्रकार बहुपद में हम लोग एक पद, दो पद और तीन पद वाले पढ़े, उसी प्रकार घात वाला भी होता है, क्योंकि इस यह पद के आधार पर बहुपद का प्रकार देखिए। अब घात के आधार पर, जैसे घात के आधार पर देखा जाता है, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। अब जिस तरह हमने पद के आधार पर बहुपद का प्रकार देखा, जिसमें एक पद था एक पदी, जिसमें दो पद था द्विपदी, इसमें तीन पद था त्रिपदी, उसी प्रकार घात के आधार पर भी बहुपद देखेंगे। अब सवाल उठता है कि घात क्या होता है। घात को इंग्लिश में कहा जाता है पावर। क्या कहा जाता है? पावर। क्या कहा जाता है? पावर कहा जाता है। अब देखिए पावर क्या कहा जाता है, जैसे कि मान लीजिए x का पावर 2 है, x का पावर 2 है, तब पूछा जाएगा कि इसमें बताइए इसका घात कितना है, तो 2 है। x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसका घात कितना है, तो 3 है। अब कहेगा हाँ इसका घात 3 है, इसका घात तो 2 भी है, इसका घात 1 तो भी है, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस बहुपद का घात 3 है। तो देखिए घात अगर बताना होता है ना, तो नियम यह कहता है कि जिस बहुपद का सुनिए जिस बहुपद का अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद का घात लिया जाता है। जैसे कहने का मतलब जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो अब पूछा जाएगा कि इस बहुपद का घात कितना है, तो इस बहुपद का घात 2 है। क्यों? क्योंकि इस बहुपद का पावर 2 है और इसका पावर 1 है और इसका पावर कुछ नहीं है, तो x का पावर 0 है। कोई भी अचर, अब मान लीजिए अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि 5 क्या है, 5 बताइए। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, उसमें सब रहेगा, कुछ भिन्न में रहेगा, कुछ उसका पावर माइनस में रहेगा, लेकिन उसी में एक अचर मान रहेगा, वो अचर मान भी एक बहुपद है। कहिएगा अचर मान, बहुपद का तो परिभाषा कहता है जिसमें चर मान और अचर मान हो, लेकिन इसमें तो चर मान है नहीं। अरे है, आपको दिख नहीं रहा है, देखिए 5 गुने 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, 5 गुने और x के पावर 0 लिख सकते हैं। आपको ये कहा है क्योंकि x के पावर 0 जो है उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। किसी भी संख्या के पावर जब 0 हो जाए उसका मान क्या होगा, 1 होगा। इसीलिए देखिए 5 गुने x के पावर 0 5x के पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए एक चर हो गया, एक अचर हो गया, इसलिए क्या होगा 5 एक प्रकार का क्या होता है, बहुपद होता है। तो देखिए वहाँ सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जिस बहुपद का अधिकतम घात होता है वही घात उस बहुपद का लिया जाता है। तो अधिकतम घात क्या है, देखिए 0 है, 1 है, 2 है, तो इसमें अधिकतम क्या है, 2 है, इसलिए इसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद, द्विघाती बहुपद, क्योंकि इसका घात 2 है। जैसे मान लीजिए x के पावर 3, जैसे 5x के पावर 3 ले लिए, 6x स्क्वायर ले लिए, 3x ले लिए, 5 ले लिए। अब हो जाए इस बहुपद का घात कितना है, इस बहुपद का घात भाई 3 है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम पावर कितना है, 3 है, तो इसे बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिघाती बहुपद, इसे बोलेंगे त्रिघाती बहुपद, इसे बोलेंगे द्विघाती बहुपद असल में। और जिसका पावर अधिकतम 1 हो, जैसे मान लीजिए जिसका पावर जैसे 1 हो, जैसे 2x प्लस 5 हो, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको कहेगा एक घाती बहुपद कह सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं इसी भाषा में, इसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। सुनिए, जिस बहुपद का अधिकतम घात होता है वही घात वाला बहुपद वह कहलाता है। अर्थात जिस बहुपद में अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघाती बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होगा वो क्या होगा, त्रिघाती बहुपद, और जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होगा वो कौन बहुपद, तो एक घाती बहुपद कह सकते हैं, लेकिन उसे रैखिक बहुपद कहना अच्छा होता है। ठीक है, तो देखिए अब एक और प्रश्न उठता है, अभी इसमें कैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा अभी हम बताते हैं। अभी इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हमने बहुपद जाना कि बहुपद क्या है, बहुपद किससे किससे मिलकर बना होता है, बहुपद का प्रकार पढ़ा, बहुपद का प्रकार पद के आधार पर पढ़ा, घात के आधार पर पढ़ा। पद के आधार पर भी एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, घात के आधार पर एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघाती बहुपद, जिसका अधिकतम पावर 4 उसे चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। असल में अब प्रश्न उठता है कि देखिए जैसे मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो गया, ठीक है, तो जिस
जिस बहुपद का अधिकतम घात होता है वही घात वाला कहलाता है, अर्थात इसका अधिकतम घात 2 हुआ तो द्विघाती बहुपद होगा। अब इसका जब शून्यक निकालेंगे, शून्य क्या होता है, शून्य का होता है कि उसका कितना हल हो सकता है, तो इसका 2 हल हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा इसका कितना हल हो जाएगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। अब देखिए अभी रुके ये देखिए, ये द्विघाती बहुपद है इसलिए इसका 2 हल, त्रिघाती बहुपद है इसलिए इसका 3 हल, और यह चतुर्घाती बहुपद है इसलिए इसका कितना हल, 4 हल। हल का मतलब क्या हुआ, इसका 2 शून्यक लिख लेगा, इसका 3 शून्यक लिख लेगा, इसका 4 शून्यक लिख लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो घात वाला बहुपद रहता है उसका उतना ही शून्यक निकलता है। अगर द्विघाती बहुपद है तो उसका 2 शून्यक लिख लेगा, अगर त्रिघाती बहुपद है ना तो उसका 3 शून्यक लिख लेगा, लेकिन उसका और चतुर्घाती बहुपद हो गया और अधिकतम पावर 4 हो गया तो उसका 4 शून्यक लिख लेगा। 4 शून्यक तक ही इसमें हमको पढ़ना है, इसलिए हमने बताया कि जो द्विघाती होगा उसका 2 शून्यक। 2 शून्य का मतलब क्या हुआ, x का मान 2 होगा, x का मान 2 को वैल्यू आएगा, इसमें x का मान 3 को वैल्यू आएगा, इसमें x का मान 3 को वैल्यू आएगा, इसमें x का मान 4 को वैल्यू आएगा, कुछ आएगा वैल्यू। अर्थात इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें x का मान कितना आएगा, 4 आएगा, इसमें x का मान कितना आएगा, 3 आएगा, इसमें x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब हुआ कि जो घात वाला बहुपद रहेगा उसका शून्य कितना आता है, उतना ही आता है। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट हम करेंगे द्विघाती बहुपद से। किससे करेंगे, द्विघाती बहुपद से। ठीक है, जैसे मान लीजिए द्विघाती बहुपद। अब प्रश्न द्विघाती बहुपद क्या होता है कि जिसका तो घात 2 होता है वो द्विघाती बहुपद होता है। इसको इस प्रकार भी सूचित किया जाता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस रूप को भी क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहा जाता है। क्यों, देखिए इसका x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक a है जी, x का गुणांक क्या है, b है, और c का, ये तो c अचर पद है, अचर पद c। इसमें 3 पद आएगा, किसी भी द्विघात समीकरण में या द्विघात बहुपद में उसमें 3 ही टर्म आएगा। x² का गुणांक आएगा, x का गुणांक आएगा और एक अचर पद आएगा, और इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को पढ़ना है। जैसे क्या रिलेशन होता है, जैसे कि शून्यकों का योग, एक रिलेशन होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कर लिख देते हैं। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। माइनस b/a और -b/a क्या होता है, -b/b कहाँ है, b है यहाँ है, अर्थात x का गुणांक बटे a कहाँ है, यहाँ है, अर्थात x² का गुणा। इसी को ऑब्जेक्टिव में अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग लिखेगा। निम्नलिखित में कौन शून्यकों का योग है, अगर देगा -b/a तो उसको टिक करेंगे, नहीं तो इसी को लिखेगा -x का गुणांक बटे a कहाँ है, x² का गुणांक है, लिखेगा x² का गुणांक। अब जो इसे नहीं जाना रहेगा वो करो, ये तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग तो मैंने -b/a ले जाना था, -b/a तो है ही नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है। नहीं, सुनिए b को क्या बोले, x का गुणांक, इसलिए -x का गुणांक बटा a को क्या बोले, x² का गुणांक, इसलिए x² का गुणांक। तो कहेगा शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, बराबर होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। एक और संबंध होता है, एक और संबंध शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का। देखिए अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ा लेंगे ना, जब उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे धड़ाक बनेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं। अब शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा। अब कोई कहेगा खड़ा होकर, आप अगर मान लीजिए कहे कि ई अल्फा बीटा कहाँ से ले रहे हैं, इसमें तो अल्फा बीटा ही नहीं। सुनिए
मैंने माना कि इस द्विघात समीकरण का पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है। कोई कहेगा अच्छा अल्फा माने बीटा माने गामा का है ना माने। से बाबू अभी बताएं कि ये द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण मतलब दो शून्यक, इसलिए तीसरा शून्यक कैसे लेंगे? जब त्रिघात समीकरण आएगा ना तो उसमें लेंगे, इसलिए इसमें अल्फा और बीटा। तो पहला शून्यक को मैंने अल्फा माना है, दूसरा शून्यक को बीटा माना है। अब द्विघात समीकरण के शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए, सी बाई ए। तो फिर इस सी बाई ए को कैसे लिखेंगे? सुनिए सुनिए सुनिए, इस सी बाई ए को कैसे लिखेंगे? इस सी को, सी क्या है? सी देखिए अचर पद का मान सी है, तो इसी को लिख देगा अचर पद। अचर पद ये क्या है? ये क्या है? एक्स एक्स वाई का गुणांक, इसीलिए एक्स एक्स वाई का गुणांक। बस समझ रहा है? या तो आपसे या तो अगर सी बाई ए अर्थात अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा है तो या तो आपको अचर पद बटा एक्स एक्स वाई का गुणांक यही लिखेगा, ठीक है? या तो ये ऑप्शन रहेगा, नहीं तो अचर पद बटा एक्स एक्स वाई का गुणांक। अब देखिए हमने द्विघात समीकरण पढ़ा, द्विघात समीकरण का दो शून्यक होता है, दो शून्यक एक्स एक्स वाई का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है, सी का गुणांक सी अचर पद होता है। अब देखिए शून्यकों में संबंध पढ़ना होता है। शून्यक में संबंध क्या है? पहला शून्य को मैंने अल्फा माना, दूसरा शून्य को मैंने बीटा माना। अब शून्यक में संबंध क्या होगा? दोनों शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए होता है, माइनस फार्मूला से लगाया जाता है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी बाई ए होता है, ठीक है? और उसके गुणांक के रूप में देखें तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स एक्स वाई का गुणांक होता है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटा एक्स एक्स वाई का गुणांक अर्थात सी बाई ए होता है। जब इतना हमने पढ़ लिया तो इसी के सुनिए 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 मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। सुनिए क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन जैसे मान लीजिए, जैसे मान लिया जाए आपको दे देगा एक्स एक्स वाई प्लस 5x प्लस 6, कहेगा इसका यह बहुपद लिखेगा। क्वेश्चन एक्स एक्स वाई प्लस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करे। शून्यकों का योगफल ज्ञात करे। भाई तो शून्य का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? शून्य का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ये होता है। देखिए माइनस है तो माइनस अपने जगह पर रहेगा, और बी क्या है? बी एक्स का गुणांक होता है, तो 5 अब बटा है तो बटा। ये क्या है? ये क्या है? एक्स एक्स वाई का गुणांक होता है। एक्स एक्स वाई का गुणांक यहाँ 1 है, इसलिए 1 अर्थात -5 इसका क्या होगा? आंसर होगा। अगर वही कहता है शून्यकों का गुणनफल बता दीजिए अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान बता दीजिए, तो सी बटा ए निकाल लेते हैं। सी क्या है? ए बी सी, सी है 6 और ए यहाँ है एक्स एक्स वाई का गुणांक 1 अर्थात 6। यही मेरा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। जाकर एक्सरसाइज खोलकर बनाइएगा, इस पर जितने भी आधारित क्वेश्चन होगा वो सभी के सभी क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अगले पार्ट में इसको पढ़ेंगे इसका कि बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे अभी बता दे रहे हैं बहुपद का सूत्र, हम बहुपद का सूत्र है। अगर मान लीजिए ये बहुपद दिया था, ये बहुपद दिया था तो शून्यक पूछा था, या शून्यक पूछे या शून्य के बीच में संबंध पूछे, इसका अगर शून्यक निकालने के पूछ देता, कहता कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए। या शून्य कैसे निकलेगा? उसका गुणनखंड निकाल देंगे। जैसे कहेगा ना एक्स एक्स वाई प्लस 5x प्लस 6 का शून्य ज्ञात कीजिए, भाई वो खुद कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए, तो px बराबर एक्स एक्स वाई प्लस 5x प्लस 6 ये तो दिया है। अब इसको हमको निकालना है शून्य, ये खुद का है शून्य, तो ले लेते हैं। चूंकि px बराबर 0 का है ये खुद का है शून्य, इसलिए px बराबर 0 उसके बराबर 0 के बराबर होगा तब है ना। तो px का वैल्यू देखिए एक्स एक्स वाई प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 9 में पढ़े हैं गुणनखंड निकालना, याद कीजिए। एक्स एक्स वाई इस सी में इस सी से इस ए के ए में गुना किया जाता है तो 6 होगा।
एक्स एक्स वायर 5x को इस प्रकार तोड़ा जाता है ताकि वो जोड़ने के बाद 5x आए और गुना करने के बाद 6x स्क्वायर आ जाए। इसलिए एक ही हमको दिख रहा है 3x प्लस 2x प्लस 6 क्या है 3 दूना 6 एक्स एक्स वायर 6x स्क्वायर हो जाएगा, 3 दू 5 5x हो जाएगा। इसको कमन खींचते हैं, x कमन खींचेंगे x प्लस 3, यहाँ से 2 कमन खींच लेते हैं x प्लस 3 बराबर 0 इसलिए x प्लस 3 दोनों से कमन खींच लेंगे तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी कितने के बराबर है 0 के, तो एक एक करके 0 को बराबर कर देते हैं, एक एक करके 0 के बराबर कर देंगे, एक एक करके 0 के बराबर x प्लस 3 बराबर 0 अर्थात x का मान -3 एगो शून्य x प्लस 2 इक्वल टू 0 x बराबर -2। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तब आपसे पूछेगा बहुपद दे देगा, द्विघात बहुपद दे देगा, कहेगा इसका शून्य ज्ञात कीजिए, चुपचाप उसको px बराबर वो बहुपद मान लीजिएगा। इसलिए px बराबर 0 कहाँ से शून्य पूछा है और उसका गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड के मान को प्रत्येक गुणनखंड के मान को 0 को बराबर करेंगे, x का मान निकालेंगे, जो x का मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। फिर साथ ही में आपको कहेगा इस बहुपद का इस द्विघात बहुपद का शून्य निकालिए और तथा उनके बीच संबंध को स्थापित कीजिए। तो कुछ नहीं, जब शून्य निकल जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे और अल्फा इंटू बीटा निकाल देंगे, देखेंगे कि इसका इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस यही यहाँ से कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आप एक्सरसाइज खोलेंगे और बनाएंगे, आपसे पूरा क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद का कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।